नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। लेट्स लर्न एबिंगस फॉरगेटिंग कर्व, जिसे कि विस्मरण वक्र भी कहा जाता है, विद योर फैसिलिटेटर मोनिका मालिक। फॉरगेटिंग या विस्मरण। फॉरगेटिंग इज अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ। फॉरगेटिंग एक बहुत ही आम और नेचुरल प्रोसेस है जो कि हम सभी के जीवन में होता है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसकी वजह से हम अपने बुरे अनुभवों को भूल पाते हैं और कुछ नई मेमोरीज बना पाते हैं। एबेंगस फॉरगेटिंग कर्व जो है वो एक ग्राफ के रूप में है, जो कि ये शो करता है कि किस तरीके से ह्यूमन मेमोरी समय के साथ, समय के कुछ समय के बाद धीरे धीरे डिसअपियर होने लगती है, डिके होने लगती है, गायब होने लगती है। हर्मन एबेंगस ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, जो जिन्होंने की मेमोरी कंट्रीब्यूशन टू एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में वो बुक को पब्लिश किया, और इसी के अंदर उन्होंने फॉरगेटिंग कर्व के बारे में जिक्र किया, जो कि 1885 में पब्लिश हुई। वेयर डिड द कर्व कम फ्रॉम? तो एबेंगस को इस तरह का विचार कैसे आया और कैसे उन्होंने इस वक्र की रचना की? In the late 19th century, from 1880 to 1885 to be more specific, this German psychologist Ebbinghaus tested his memory over various periods of time. तो इन्होंने क्या किया, जो टेस्ट किया वो अपने स्वयं के ऊपर ही किया और अपनी मेमोरी को टेस्ट करते रहे वो समय समय पर, कि इतने समय के बाद मुझे कितना याद है, कितना मैं भूल गया। और इन्होंने ये हाइपोथेसिस लिया फॉरगेटिंग का, और इस हिसाब से इन्होंने बार बार अपने टेस्ट लिए। इन्होंने शुरुआत जो की, इन्होंने क्या किया, नॉनसेंस सिलेबल्स को क्रिएट किया, 2300 के करीब नॉनसेंस सिलेबल्स, जो कि 3 शब्दों से बने हुए होते थे, और जो उसका रूपरेखा थी वो ये थी: कॉन्सोनेंट, वोवल, कॉन्सोनेंट। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे है डी ओ के, तो डी क्या है? कॉन्सोनेंट, ओ वोवल एंड के कॉन्सोनेंट। सिमिलरली ई एच टी, जेड यू सी, क्यू ए एक्स, इस तरह की उन्होंने 2300 शब्द बनाए और उन्होंने उनको ग्रुप कर दिया। ठीक है, लिस्ट, ग्रुपिंग दीज इनटू लिस्ट्स। फिर उन्होंने हर एक सिलेबल को देखा कुछ सेकंड के लिए, और 15 सेकंड के बाद उन्होंने उस लिस्ट के पास दोबारा गए और नया शब्द देखा। तो ये वो करते रहे तब तक, he did this until he could recite a series correctly at speed। कि वो जब तक वो याद करते रहे, जब तक वो उसको स्पीड में रिकॉल नहीं कर पा रहे, बोल नहीं पा रहे हैं, रिसाइट नहीं कर पा रहे। तो इन्होंने अलग अलग लेंथ को टेस्ट किया कि कितने लेंथ, कितने समय के बाद वो स्पीड में बोल पा रहे हैं, और डिफरेंट लर्निंग इंटरवल्स, कितनी देर के बाद उन्हें दोबारा रेफर करना पड़ा, नोटिंग द स्पीड ऑफ लर्निंग एंड फॉरगेटिंग। तो एबिंगस फाउंड दैट ही कुड रिमेम्बर मीनिंगफुल मटेरियल सच एज पोएम। कोई भी जो मीनिंगफुल है उसको 10 गुना जल्दी वो याद कर पा रहे थे, बजाय जो कि मीनिंगलेस चीजें हैं। तो मीनिंग कहने का मतलब ये है, जो मीनिंगलेस चीजें हैं उनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। He also noted that the more times the stimuli were repeated, the less time was needed to reproduce the memorized information। तो जितनी बार उसको रिपीट करेंगे तो हमें कम समय लगेगा उसको याद करने में, हमें वो जल्दी याद हो जाएगा। Also, the first few repetition proved the most effective in memorizing a list। तो जो शुरू में जो रिपीटिशन हम कर रहे हैं तो वो हमें ज्यादा जल्दी याद हो रहा है, बजाय जो हम बाद में याद कर रहे हैं। He once he gathered all the data from his space learning study, जैसे ही उन्होंने ये रिसर्च खत्म की अपनी और अपना डाटा एकत्रित कर लिया कि कितने समय बाद मैं भूल रहा हूँ, कितने समय में लर्निंग हो रही है, कैसे हम मैं कितने समय में मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, फिर उन्होंने इसको एक ग्राफ पर प्लॉट कर दिया, जिसको कि एबेंगस फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। इस कर्व के एक्स एक्सिस पे हम देखते हैं तो यहाँ पे रिटेंशन की परसेंटेज लिखी हुई है कि कितना प्रतिशत हमें याद हो पा रहा है, और जो दूसरा है वाई एक्सिस, उस पे लिखा है elapsed टाइम सिंस लर्निंग,
जैसे इमीडिएटली जैसे ही आप चीज को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या याद कर रहे हैं, या कोई आपको पढ़ा रहा है, तो उसी समय अगर की बात करें तो आपको 100% याद है। तो वहां पे एक तरह से आपकी जो फॉरगेटिंग है वो 0% है। ठीक है, जब आप कर रहे हैं उसी समय की अगर मैं बात करूं, अगर 20 मिनट बाद हम पूछें तो वहां पे आपको सिर्फ 58% याद है। 1 घंटे के बाद आपको 44%, 9 घंटे के बाद 36%, 1 डे 33%, 2 डेज 28%, 6 डेज 25%, 31 डेज के बाद आपको सिर्फ 21% याद रहेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम चीजों को भूलने लगते हैं। शुरू के जो दिन होते हैं, शुरू का टाइम पीरियड होता है, उसमें भूलने की जो आपकी गति है वो अधिक होती है, और धीरे धीरे वो स्पीड कम होने लगती है, स्लो होने लगती है। तो जिसका मतलब ये है कि आपको शुरू में अगर आप बार बार रेफर कर लेते हैं, उसको रिकॉल करते हैं, चीजों को रिपीट करते हैं, तो आपके लिए रिटेन करना उस इंफॉर्मेशन को आसान हो जाता है। इस ग्राफ के साथ साथ उन्होंने बताया कि हाउ टू कॉम्बैट दिस द फॉरगेटिंग कर्व, स्पेस लर्निंग को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम फॉरगेटिंग से ओवरकम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें रिपीटिशंस करने पड़ेंगे। जैसे आपको पढ़ाया गया उसके बाद आप 20 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद फर्स्ट रिपीटिशन करेंगे, फिर 1 दिन के बाद सेकेंड रिपीटिशन, ठीक है, 2 दिन के बाद थर्ड रिपीटिशन, ठीक है, ऐसे करके जब आप रिपीटिशन करेंगे तो, और फिफ्थ रिपीटिशन 5 बार कम से कम अगर आप उसको रिपीट करते हैं, तो आपको 100% याद रहेगा। तो आपकी मेमोरी इस तरीके से इंक्रीज हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि एबेंगस की जो की फाइंडिंग्स हम थी वो क्या क्या थी। सबसे पहली फाइंडिंग उनकी फॉरगेटिंग कर्व थी। वहां पे एबेंगस डिस्कवर्ड दैट फॉरगेटिंग अकर्स एट अ रैपिड रेट सून आफ्टर लर्निंग। पढ़ते ही जब जल्दी जल्दी हम भूलना स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, उसकी गति बहुत अधिक होती है उस समय। विद द मेजॉरिटी ऑफ फॉरगेटिंग ऑकरिंग विद इन द फर्स्ट फ्यू डेज। तो ज्यादातर हम कुछ शुरू के कुछ दिनों में ही भूल जाते हैं। However, after this initial drop in the recall, forgetting continues at a slower rate over time. तो बाद में हम धीरे धीरे उसको भूलना शुरू हो जाते हैं। स्पेसिंग इफेक्ट जो है, एबिंगस ने पाया कि स्पेसिंग आउट लर्निंग सेशंस ओवर टाइम रिलेटेड कंपेयर टू मास्ड प्रैक्टिस। क्रैमिंग के बजाय अगर हम स्पेसिंग इफेक्ट करेंगे कि हम थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के बाद उसको पढ़ेंगे, तो हमें ज्यादा याद रहेगा, हमारे मेमोरी रिटेंशन बढ़ जाएगा। Overlearning, Evenkus discovered that overlearning could help improve the long-term retention of information. So repeated practice beyond mastery, जब हम बार बार उसको पढ़ते हैं तो उसकी वजह से भी हमारा रिटेंशन improve होता है। Serial position effect. Evenkus found that the position of information in a list, कि वो शुरू में है या आखिर में है, वो भी प्रभावित होती है। जो शुरू की इंफॉर्मेशन होती है वो हम आसानी से याद कर पाते हैं, जबकि बाद वाली इंफॉर्मेशन को याद करना थोड़ा कठिन होता है। फॉरगेटिंग इज अफेक्टेड बाय इंटरफियरेंस। एबेंगस फाउंड दैट फॉरगेटिंग जो है, जो विस्मरण है, वो इंटरफियरेंस की वजह से भी प्रभावित होता है। कि जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं और सभी इंफॉर्मेशन अटेंशन सीख कर रही हैं, तो वो भी एक तरह का इंटरफियरेंस है, उसकी वजह से हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। ये इंटरफियरेंस किसी भी प्रकार का हो सकता है, कोई भी डिस्टर्बिंग फैक्टर भी हो सकता है। So hope you have understood the session. It had been fruitful for you all. So don't forget to learn it. And if you have liked the video, please subscribe, like, share, and press bell icon for more such videos. Thank you and have a nice day.